अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस लेक्चर में हम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक आप तमाम लोग जानते हैं कि हम प्रीवियसली इस सब्जेक्ट के 2 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने प्रीएम्बल से सेक्शन 2 तक डिस्कस किया था। उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 3 से ऑनवर्ड सेक्शन 12 को डिस्कस किया और आज के स्पेसिफिक लेक्चर में हम सेक्शन 15 से 20 को डिस्कस करेंगे। ऑनवर्ड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेक्शन 47, 75, 96, 104, 115 और 151 को कवर करेगा। इसके अलावा उससे ऑनवर्ड फिर हम ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सिलेबस CPC का आप तमाम लोगों के सामने है। अगर आपने अब तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद। इसके अलावा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वो लोग जो लॉ गैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट लॉ गैट में अपेयर होने वाले हैं, आप तमाम लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए या अपनी प्रिपरेशन की इवैल्यूएशन के लिए अगर आप मटेरियल हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे और लॉ गैट के हवाले से जो हमारी क्विज सीरीज है आप उसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन या इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स अगर आप लेना चाहते हैं कि हमारा ये प्रिपरेटरी मटेरियल आपको कैसे फैसिलिटेट करेगा, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। या फिर आप स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, जो लॉ गैट के स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं जी सेक्शन 15 से। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस सेक्शन में, इस लेक्चर में हम बेसिकली 15 से 20 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और इन लेक्चर्स की यूनिक चीज़ ये है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग बेसिकली जो है वो कुछ MCQs को डिस्कस करते हैं। तो जो भी आप तमाम लोगों के लेक्चर में से इंपॉर्टेंट MCQs बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, उनको मैं आपके साथ जो है वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर शेयर करूंगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम सेक्शन 15 की तरफ चलते हैं। तो अब हम सेक्शन 15 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 15 की स्टेटमेंट सिंपली हमें ये कहती है कि कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, इसको रीड करते हैं कि एवरी सूट, तमाम के तमाम दावे, शैल बी इंस्टीट्यूटेड, वो इंस्टीट्यूट होंगे कहां पर? इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। अब कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है? कॉम्पिटेंट कोर्ट वो कोर्ट होता है जिसके पास सूट की कॉग्निजेंस के लिए जो है वो जुरिस्डिक्शन होती है। आप तमाम लोग जानते हैं कि जुरिस्डिक्शन 3 तरह की होती है। एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है, माली जुरिस्डिक्शन, दूसरी जुरिस्डिक्शन होती है सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन, और उसके अलावा जो तीसरी जुरिस्डिक्शन होती है वो बेसिकली होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इलाकाई जुरिस्डिक्शन। तो अगर एक कोर्ट है जिसके पास ये कॉम्पिटेंस है तो वो सूट को एंटरटेन कर सकता है, वहां पर सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। इसके साथ एक एडिशनल चीज ये है कि वो कोर्ट जो है वो लोएस्ट ग्रेड का हो। अब हियरार्की में सबसे जो लोएस्ट कोर्ट होगा वहां पर आप दावा दायर करेंगे, सब्जेक्ट टू दैट कि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या चीज अब तक पढ़ी कि जो हियरार्की है हमारे पास, उस हियरार्की में जो लोएस्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा उस जगह पर हम सूट फाइल करेंगे। उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सेक्शन 16 की स्टेटमेंट नजर आ रही है। सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। ये बता रहा है कि सूट्स कहां पर इंस्टीट्यूट होंगे, और इसमें इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पर आप देख सकते हैं कि वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, तो जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है सूट्स वहां पर इंस्टीट्यूट होंगे। अब हम इस प्रोविजन को पढ़ते हैं ताकि मजीद अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो यहां पर लिखा यह है कि सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। अब ये तमाम की तमाम जो आगे बातें लिखी गई हैं इस प्रोविजन में, ये इसको पढ़ने के बाद आपने अंडरस्टैंड करना है कि सब्जेक्ट टू, अगर किसी जगह पर कोई पिक्यूनरी या फिर और किस्म की लिमिटेशन लगाई गई है तो सबसे पहले वो लिमिटेशन प्रिवेल करेगी। अगर किसी भी लॉ में, क्योंकि यहां पर एनी लॉ लिखा हुआ है, किसी भी लॉ में कोई पिक्यूनरी लिमिटेशन है या फिर कोई और लिमिटेशन है, अदर लिमिटेशन है, तो सबसे पहले वो प्रिवेल करेगी, उसके बाद ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। अब इस चीज को हमने मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद रेंट और विदाउट रेंट और विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट। ठीक है, पहला दावा हमारे पास ये हो गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी हम विद रेंट चाहते हो या विदाउट रेंट चाहते हो। उसके बाद दूसरी किस्म का सूट कौन सा होगा? सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद तीसरी किस्म का सूट कौन सा होगा? सूट फॉर फोरक्लोजर, सूट फॉर सेल और सूट फॉर
रिडम्पशन इन केसेस ऑफ द मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद सूट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू द इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। इन तरह के इस तरह के जो तमाम सूट्स हैं वो शैल बी इंस्टीट्यूट, वो कहां पर इंस्टीट्यूट होंगे? इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ whose jurisdiction the property is situated। यहां तक आपने पढ़ना है। इस तरह के तमाम सूट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं ये कहां पर इंस्टीट्यूट होंगे? जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इसके बाद आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। और इन द case of suits referred to in clause C at the place where the cause of action has wholly or partly arisen। अब जो C है यहां पर हमने देखा था, ये जो C है इस तरह के दावे कहां इनिशिएट हो सकते हैं, ये इसकी एक्सेप्शन है, ये गौर से आपने इसको देखना है, प्रोविजो है। ये सूट्स एक तो मतलब अगर सूट फॉर फोरक्लोजर आपने जो है वो फाइल करना है या सूट फॉर रिडम्पशन फाइल करना है तो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर भी आप फाइल कर सकते हैं, या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर भी आप इस तरह का सूट फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम सेक्शन 16 की एक और प्रोविजो को देखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property। अब wrong to immovable property का जो सूट था वो भी हमने डिस्कस किया है। आप ये देखेंगे यहां पर ई में हमने देखा था कि जब कंपनसेशन के लिए सूट फाइल किया जाएगा फॉर द wrong to immovable property, वही इस प्रोविजन में डिस्कस किया गया है। held by or on the behalf of the defendant में, जो कि डिफेंडेंट के पास या डिफेंडेंट के बिहाफ पे किसी पर्सन ने जो है वो होल्ड की हुई हो, वेयर द रिलीफ सॉट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन्ड थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस बी इंस्टीट्यूटेड ईदर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, और इन केस ऑफ सूट्स रेफर्ड टू इन क्लॉज सी एट द प्लेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज होली और पार्टली अराइजन, और इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलंटरली रिजाइड्स और कैरीज और बिजनेस। अच्छा, अब यहां सिंपली बात की गई है कि जब आप सूट फाइल करेंगे कॉम्पनसेशन के लिए, किस चीज की कॉम्पनसेशन? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसानात पहुंचाए गए हैं डिफेंडेंट या डिफेंडेंट के बिहाफ पे किसी ने अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड की हुई थी उसकी तरफ से। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप सूट फाइल कर सकते हैं जहां, और ये बेसिकली रिलीफ आप तभी क्लेम कर सकते हैं कि अगर डिफेंडेंट की पर्सनल जो है वो अटेंडेंस हम अटेन कर लें तभी आप ये रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो जहां पर डिफेंडेंट बेसिकली रिजाइड कर रहा है एक्चुअली वॉलंटरली, या फिर जहां पर वो अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, या जहां पर वो बेसिकली काम कर रहा है, पर्सनली वर्क कर रहा है फॉर गेन, या जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आप इन तमाम जगहों पर सूट फाइल कर सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि प्रोविजो किस हवाले से है कि जब हम कॉम्पनसेशन फॉर द रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी को जिस पर्सन ने एक्वायर किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, चाहे वो डिफेंडेंट हो या डिफेंडेंट के बिहाफ पे किसी पर्सन ने उसको होल्ड किया हुआ था, अगर उसने उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो उस नुकसान को जो है ना उसका जो रिलीफ अगर हम क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए सूट कहां पर फाइल होगा, क्योंकि हम 15 से 20 सेक्शन के दरमियान जो प्लेस ऑफ सुइंग है कि कहां दावा दायर हो सकता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहां पर बताया जाता है कि हम जहां पर डिफेंडेंट है, अगर बेसिकली उसकी हमें पर्सनल जो है वो अटेंडेंस रिक्वायर है, तो जहां पर वो काम कर रहा है, जहां पर वो रिजाइड कर रहा है, या जहां पर जो है ना वो अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, वहां पर हम सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है सेक्शन 17। हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। अब यह स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक से जायद कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में सिचुएटेड है। हम स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है। आपसे स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है, आपसे प्रोविजो में से कोई चीज भी पूछी जा सकती है, एज इट इज स्टेटमेंट उठा के आपसे पूछा जा सकता है उसमें से कोई वर्ड को मिस करके, या आपसे सेक्शन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेक्शन में डिस्कस किया गया। क्योंकि सिलेबस बहुत ही ब्रीफ है तो हमने इसको हर एंगल से पढ़ना है, हर पॉसिबल एंगल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, एक से ज्यादा कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब हम कहां पर सूट फाइल करेंगे, क्योंकि जनरल रूल तो हमने डिस्कस किया कि जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड
सिचुएटेड है, हम सूट वहां पर फाइल करेंगे। लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या होगा? सो वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated, provided that in respect of the value of the subject matter of the suit the entire claim is cognizable by such court। तो अब यहां पर हमने क्या देखा कि अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में जो है वो है, तो आप इट इज टोटली अप टू द प्लेंटिफ कि वो किस कोर्ट में सूट फाइल करता है। अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट ए है, ठीक है, यहां पर कोर्ट ए है और कोर्ट बी है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आधा ये प्रॉपर्टी आती है कोर्ट बी के जुरिस्डिक्शन में और आधी आती है कोर्ट ए के जुरिस्डिक्शन में। नाउ इट इज टोटली अप टू द प्लेंटिफ कि वो किस कोर्ट में सूट फाइल करता है। उसके बाद अगर आप नजर दौड़ाएं इसकी प्रोविजो पे, तो यहां पर लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। अब यहां पर सिंपल लिखा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इन दोनों कोर्ट्स में से किसी एक कोर्ट में सूट फाइल करना चाहते हैं, तो इन दोनों कोर्ट्स में से जिस कोर्ट में आप सूट फाइल करना चाह रहे हैं, प्लेंटिफ सूट फाइल करना चाह रहे हैं, तो जो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो इंटायरली कॉग्निजेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस कोर्ट की जो है ना पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इतनी ना हो, तो आप अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर आपके पास वो कोर्ट जो है वो एज ऑप्शन नहीं होगा कि आप वहां सूट फाइल कर सकें। तो जो आपका क्लेम है वो इंटायरली कॉग्निजेबल होना चाहिए उस कोर्ट की तरफ से। उसके बाद सेक्शन 18 को डिस्कस करते हैं कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टन। अब यहां पर बात की गई, हमने सेक्शन 17 में देखा कि दो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी और उसमें प्लांटिफ के पास ऑप्शन था कि जिस कोर्ट में वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। अब यहां पर अनसर्टेनिटी है कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी लाई कर रही है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। हम यहां एक एग्जांपल से लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके सामने प्रॉपर्टी है, ये बी प्रॉपर्टी है, यहां पर एक कोर्ट है सी और यहां पर एक कोर्ट है ए। अब क्लैरिटी नहीं है कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी आ रही है। बाज़ औक़ात इलाके इस तरह से फैले होते हैं कि जुरिस्डिक्शनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, पता नहीं होता कि किस इलाके की जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी आ रही है। तो अब इस तरह की अगर कोई सिचुएशन बनती है तो सेक्शन 18 हमें इस हवाले से गाइड करता है कि फिर सूट कहां पर इंस्टीट्यूट होगा। तो सिंपली हम इसका सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं कि वेयर इट इज अलेज्ड टू बी अनसर्टन, जब ये इल्जाम आ जाए या इस तरह की एम्बिग्यूटी आ जाए, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए कि विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स के एक या एक से दो या दो से जायद कोर्ट्स जो हैं उनके दरमियान अनसर्टेनिटी आ जाती है कि इन 2 या 2 से जायद कोर्ट्स में से किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी लाई कर रही है। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स में, अब उनमें से कोई भी कोर्ट, एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स, जिन कोर्ट्स के दरमियान कन्फ्यूजन है कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी आ रही है, उनमें से कोई भी कोर्ट क्या कर सकता है, मे इफ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि दैट देयर इज ग्राउंड फॉर द अलेज्ड अनसर्टेनिटी, अगर ये ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि अनसर्टेनिटी है, ये ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि अनसर्टेनिटी है कि प्रॉपर्टी किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाई करती है, तो वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा एक स्टेटमेंट टू दैट अफेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन and dispose of any suit relating to that property, and if decree in the suit shall have the same effect, and if the property were situate within the local limits of its jurisdiction, provided that the suit is one of with respect to which the court is competent as regard the nature and value of the suit to exercise jurisdiction। अब अगर 2 या 2 से ज़ायद कोर्ट्स के दरमियान ये एम्बिग्यूटी है कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी जो है वो लाई करती है, तो कोई भी कोर्ट जहां पर प्लेंटिफ जाता है और वो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि इस तरह की एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती है, तो वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद सूट को एंटरटेन कर सकती है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है और जो है वो एक डिक्री पास कर सकती है और उसकी डिक्री वैलिड मानी जाएगी। और इसके साथ एक प्रोविजो आपको दी गई है यहां पर, प्रोविजो में बताया गया है कि हाँ, एक शर्त इसमें जरूर है कि जो नेचर है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन और पेक्यूनरी वैल्यू ऑफ द सूट, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये दोनों जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए उसके पास। हमने क्या डिस्कस किया था कि जुरिस्डिक्शन 3 तरह की है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कन्फ्लिक्ट है, सेक्शन 18 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कन्फ्लिक्ट है कि ये प्रॉपर्टी कहां लाई कर रही है। तो अगर कोर्ट के पास पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन है तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद सूट को प्रोसीड कर सकती है और उसमें डिक्री पास कर सकती है। ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में बात की गई है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 में क्या बात की गई है कि वेयर अ स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 and an objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow
allow the objection unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice। अब यहाँ पर आपने चीज को समझना है कि इन केस एक कोर्ट में सूट फाइल हुआ और फॉर एग्जांपल जब सूट फाइल हुआ तो ये प्ली ली गई थी, ये वहां पर जो है वो एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई थी कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट ने देखा कि एक एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती है कि आया ये मेरी जुरिस्डिक्शन है या दो और कोर्ट्स में से जो है वो कहा जा रहा है कि उनकी जुरिस्डिक्शन है, तो कोर्ट फॉर एग्जांपल उसको एंटरटेन कर लेता है और उस सूट में डिक्री पास कर देता है। अब जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है वो एपेलेट कोर्ट में जाकर ये क्लेम करता है कि जिस कोर्ट ने ये डिक्री पास की है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी और वहां पर ये प्ली रेज हुई थी और उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की। तो मेयर स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करने की वजह से वो डिक्री इनवैलिड नहीं हो जाएगी। यहां पर सिंपली ये बात की गई है। हाँ, अगर जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था तब इस तरह की कोई एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और उसके नतीजे में जो है वो उस कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया है और एक कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस है, तो फिर जो है वो इस पे सोच विचार की जा सकती है। ये इसमें जो है वो प्रोविजो यहां बताई गई है, एक एक्सेप्शन एक किस्म से बताई गई है। लेकिन इसके अलावा तमाम सिचुएशन में अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं भी हुई और सूट इनिशिएट करते हुए ये एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती थी कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, तो उस कोर्ट की डिक्री जो है वो वैलिड रहेगी, इनवैलिड नहीं होगी, सिंपली सिर्फ इस बेसिस पे कि वहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। उसके बाद आपके सामने सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 में बात की गई है कि सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। उसके बाद हम सेक्शन 19 को डिस्कस करते हैं कि सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स, वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी इफ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन of one court and the defendant resides or carries on business or personally work for gain within the local limits of the jurisdiction of another court. The suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said court. For example, ये जो नुकसान पहुंचाया गया है पर्सन की रेपुटेशन को, पर्सन को या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ये एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पहुंचाया गया है और जो डिफेंडेंट रिहाइश पजीर है या अपना जो है वो वर्क फॉर गेन कर रहा है वो किसी दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कर रहा है। तो अब इट्स टोटली अप टू द प्लेंटिफ कि वो किस कोर्ट में जाकर सूट फाइल करता है और दोनों में से जिस भी कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा वो कोर्ट कॉम्पिटेंट समझा जाएगा उस सूट को एंटरटेन करने के लिए। उसके बाद सेक्शन 20 आपके सामने, इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स reside और cause of action arise। अब यहां सिंपली बात की गई है कि इससे पहले जितने भी सेक्शंस हमें बताए हैं सेक्शन 16 से ऑनवर्ड, सेक्शन 15 से ऑनवर्ड जो सेक्शंस हैं सेक्शन 19 तक, उसमें जो भी रूल्स हैं हमने उनको एज इट इज फॉलो करना है। फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसा सूट है जिसके बारे में प्रीवियस सेक्शंस में नहीं बताया गया तो फिर वो कहां पर जो है वो इंस्टीट्यूट होगा, तो वो सिंपल बताया गया है कि जहां पर डिफेंडेंट्स रिहाइश पजीर हैं, किसी एक डिफेंडेंट फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो, जहां पर एक डिफेंडेंट रह रहा है या फिर जो है वो काम काज कंटिन्यू कर रहा है, अपना वर्क फॉर गेन कर रहा है, या बेसिकली जहां पर कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, तो इनमें से किसी भी जगह पर जो है वो ये सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 15 से सेक्शन 20 के दरमियान जो भी हमने प्रोविजंस पढ़ी हैं, अब उसमें से एमसीक्यूज किस तरह से बनाए जा सकते हैं ये हम देखेंगे। इन एमसीक्यूज का कतन ये मकसद नहीं है कि यही एमसीक्यूज हो सकते हैं, इनको आपने रट्टा लगाना है, लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। इसमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो पास पेपर्स में आए हैं, कुछ एमसीक्यूज मैंने जो है वो खुद बनाए हैं और आप इनको जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने अपनी असेसमेंट करनी है कि आया आप अगर इस प्रोविजन को पढ़ते हैं तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या वाकई उसको आंसर कर पाएंगे। अब ये आप सेक्शन पढ़ेंगे और इसका आंसर आपने देना है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द डैश ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। अब तमाम लोग मेरे हिसाब से रेफर कर रहे होंगे, रिकॉल कर रहे होंगे सेक्शन 15 की तरफ, जहां पर लिखा गया था कि लोएस्ट ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट, उसमें सूट फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा which section of CPC deals with the procedure for filing suits for immovable property situated within the jurisdiction of different courts। अब आप रिकॉल करें इसको। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर है वो सेक्शन 17 होगा और अगर आपका आंसर जो है वो सेक्शन 17 है तो बिल्कुल आपका आंसर दुरुस्त है, जिसमें हमने देखा था कि
प्रॉपर्टी एक से ज़ायद कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में लाई कर रही थी, तो सूट कहाँ पर फाइल होगा, इस बारे में प्रोसीजर बताया गया था। देन आपके सामने ये इलस्ट्रेशन में से एक क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशंस को आपने गौर से, एक्सप्लेनेशंस को आपने गौर से पढ़ना है, ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो आप इसको भी आंसर कर सकें। सो ए, रेजाइडिंग इन कराची बीट्स बी इन क्वेटा। सो बी में सू ए कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है? आप इसको रिकॉल करें और फिर मुझे बताएं। अगर आप तमाम लोगों का ऑप्शन जो है, जो आपने टिक किया है वो बी है, इधर इन क्वेटा एंड इन कराची, तो आपका ऑप्शन ठीक है। आप रेफर करेंगे सेक्शन 19 को, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, और आपने सेक्शंस को याद रखना है ताकि आपसे अगर एमसीक्यूज में सेक्शन पूछा जाता है तो आप उसको भी आंसर कर सकें। देन आपके सामने है एमसीक्यूज नंबर 4 कि अंडर सेक्शन 16 प्रॉपर्टी मीन्स। अब आप तमाम लोग इसको रिकॉल करेंगे कि ये कहाँ पर आपने पढ़ा था। तो अगर आपका जवाब है विद इन पाकिस्तान, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेक्शन 16 के बिल्कुल आखिर में जहां एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी वहां पर जो है वो लिखा गया है कि एक्सप्लेनेशन में ऐड किया गया है, प्रॉपर्टी को मजीद इलाबोरेट किया गया है। तो यहां रेफरेंस दिया गया है, ऐसे जनरली नहीं पूछा गया कि प्रॉपर्टी क्या है। तो सेक्शन 16 का रेफरेंस दिया गया और बताया गया कि सेक्शन 16 के अंदर प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। तो प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद आप एमसीक्यूज नंबर 5 पे जाएंगे। अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट कैन बी इंस्टीट्यूटेड within the local limits of whose jurisdiction the। अब इसमें से देखेंगे आप कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है कि प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। हम एक बार दोबारा से इसको इस ऑप्शन के साथ मिला के पढ़ते हैं तो आपको याद आएगा कि हमने एज इट इज जो है वो सेक्शन 16 के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ठीक है, तो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उस जो है ना कोर्ट में हम सूट फाइल कर सकते हैं। ये सेक्शन 16 में हमने पढ़ा था। और सूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट विद और विदाउट रेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए द लॉ यूट्यूब चैनल का आप हिस्सा बनेंगे। मजीद बना, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, मटेरियल चाहते हैं, या अपनी तैयारी की सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, खुद ही इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो हमारा इदारा है वो आप तमाम लोगों की प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों को असिस्ट करने के लिए एक डिजिटल क्विज सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। उस पर इस वक्त हम जो है वो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप उस डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो हमारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में भी जो है वो अपने आप को शामिल कर सकते हैं। सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे, मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।